हेलो दोस्तों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपारू परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं विजय दास मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। फिर एक बार मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बहुत समय के बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। कुछ बीच में ऐसे कारण निकले थे और मुझे भी एक बीच में ऐसा लगा कि मैं थोड़ा टाइम ले लूं, क्योंकि आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और जो मैं मैसेज देने जा रहा हूं, वो अगाऊ के जो मेरे वीडियो थे, वो रीडिंग हैबिट के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया था। तो मैं सोचता था कि वो कौन सी जो किताबें पढ़ी जाए जो लगभग एसेंस हो, सार हो और अच्छी बुक जिसमें स्पिरिचुअलिटी हो, जीवन के लेसन हो और सक्सेस के मंत्र हो। तो ऐसी कौन 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 सी बुक्स पढ़ी जाए, तो उसके बारे में मैं करीब करीब 2-3 महीने सोचता रहा। अपने आप से मैं प्रिपेयर करता रहा कि मैं कौन सी वो 10 किताब बताऊं कि मेरे और तुम्हारे जीवन में वो उसको इम्प्रूव कर सके और जीवन सफल बनाने में हमको मदद कर सके। तो ऐसी मैं आज 10 किताब के बारे में बोलने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना और हो सके तो उसका लिस्ट बना लेना, और वो अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर, कहीं पर भी वो बुक, या तो आपके शहर में कोई बुक स्टॉल पर या एसटी डेपो पर, रेलवे पर, कहीं पर भी जाहिर में वो बुक आपको मिल सकती है, मिलेगी, क्योंकि बहुत ही फेमस बुक है। मेरे जीवन में भी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है और अभी भी मैं ये बुक्स पढ़ता रहता हूँ। और अगले साल, अगले समय में भी मैं ये जो बुक अभी ये बताने जा रहा हूँ, मैं उत्सुक हूँ कि मैं उसको आगे बार बार पढ़ता रहूँ। और उसमें से मेरा तो अपना अनुभव है कि जितनी बार तुम अच्छी बुक पढ़ते हो, तो उसमें से तुमको कुछ कुछ ना कुछ नया जीवन के लेसन्स मिलते हैं उसमें से। तो ज़्यादा टाइम ना लेकर मैं आपको लिस्ट में, आज तो मैं लिस्ट बना के लाया हूँ, और वो उसमें 10 बुक जो दुनिया भर के फिलोसोफर, दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीकर्स, इंस्पिरेशनल स्पीकर्स, लाइफ कोच, और भारत के भी जो, और दुनिया भर के, अमेरिका के और दुनिया भर के जो मोटिवेशनल स्पीकर है, चिंतक है, उन सब का मैंने एसेंस निकाला है। भारत के भी जो सोनू शर्मा है, संदीप महेश्वरी है, मैं कितने कितने नाम लूँ भारत के, वो तो इस सबको मैंने सुना। बाहर देश के जो अमेरिका के वो जो इंग्लिश स्पीकर्स है, जिम रॉन है, टोनी रॉबिन्सन है, और कई कई को मैंने सुना यूट्यूब पर और गूगल में भी सर्च किया। और अभी तो चैट जीपीटी आया है, चैट जीपीटी 4 एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, उसकी भी मैंने ऐप डाउनलोड की और उसमें से भी मैंने सार निकाला। चैट जीपीटी 4 एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, तो इतना पावरफुल टूल बन गया है कि वो सार सार निकाल के तुमको तुम्हारे प्रश्न का जवाब ऑन द स्पॉट, विद इन अ फ्यू सेकंड दे देता है। तो उसमें से भी मैंने सार निकाला कि कौन कौन सी सेल्फ हेल्प बुक, मोटिवेशनल बुक, इंस्पिरेशनल बुक, सेल्फ डेवलपमेंट बुक, जो भी नाम लो, ये बुक का एक मैंने लिस्ट बनाया 10। सबको सुनकर गूगल में सर्च करके और एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में, चैट जीपीटी 4 के प्लेटफॉर्म पर भी मैंने, तो 2-3 महीना, लगभग 3 महीने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसमें से मैंने
सार निकाला है। और आपको यदि लगता हुआ कि तुम ये बुक पढ़ते हो, पढ़ी है, हाँ, और इतना नहीं, अभी तो मुझे ये बारंबार मैं इसको पढ़ूंगा और उसमें से सार निकालूंगा। तो पहली बुक है हाउ टू विंस फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। डेल कार्नेगी की ये बुक है, 1936 में ये लिखी गई थी, क्लासिक बुक है। और मैं करीब करीब 35-40 बरस पहले जब मैं कॉलेज करता था, मेरी यंग एज में, आनंद विद्यानगर हमारे गुजरात में, तो वहीं पर मैंने इसकी हिंदी में, गुजराती में उसका ट्रांसलेट वाली बुक पढ़ी थी, लोक व्यवहार के बारे में। तो गुजराती में बरसों पहले पढ़ी थी, अभी अभी मुझे याद आया। और बाद में मैंने ये इंग्लिश में उसको परचेज की 1 बरस पहले, और उसको मैंने एक बार पढ़ा, और उसको मैं अब दूसरी बार भी इस साल पढ़ने के लिए उत्सुक हूँ और पढ़ूंगा। और उसको जितनी हो सके उतनी बार पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कोई अच्छी बुक होती है, उसको तुम बार बार पढ़ते हो तो उसमें से कुछ ना कुछ तुमको नया मिलता रहता है, जीवन के लेसन्स। तो हाउ टू विंस फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, डेल कार्नेगी ने ये लिखी है। डेल कार्नेगी ने बहुत सी बुक्स लिखी है, उसमें उसकी ये प्रख्यात है, और करोड़ों में उसकी कॉपी बिक गई है। करीब करीब दुनिया भर की सभी भाषाओं में, 60-65 भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। और वो आप अपने लोक व्यवहार कैसे कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स का दिल कैसे जीत सकते हो, और लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हो, उसके बारे में बताया। उसमें एक बात मुझे बहुत ही पसंद आई है, मैं थोड़ा विस्तार, मेरे जो मेरा फंडा है, मैं एक्सप्रेस करता हूँ, जैसे ये जो मेरा अनुभव, तो वीडियो में शॉर्ट बनाना चाहता हूँ लेकिन बनता नहीं है। तो मेरे जो सुनने वाले हैं उसको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं अगाऊ के वीडियो में भी कहता हूँ, और ये मेरी यूट्यूब चैनल मैंने सनातन धर्म और मोटिवेशनल जो थॉट्स है उसके बेजू पर बनाई। तो उसमें तो सीधी बात है, कहीं से भी अच्छे विचार मिले हमको लेते रहना है, और जीवन को, अपने जीवन को बनाना है, जीवन में हमको आगे बढ़ना है। हमारा जीवन का ध्येय है जो अपने आप को जानना है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, वो जानना है, वो गोल तुमको मिलता है। तो उसमें ये सब सेल्फ हेल्प बुक उसको कहते हैं, सेल्फ हेल्प, या तो उसको मोटिवेशनल बुक्स बोलते हैं, या तो इसको इंस्पिरेशनल बुक बोलते हैं, या तो ये पर्सनल डेवलपमेंट बुक है। तो मैं तुमको ये तुम्हारी सेवा में आज ये रख रहा हूँ, हाउ टू विंस फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल बाय डेल कार्नेगी। उसमें उन्होंने बताया है कि तुमको तुम्हारा नाम जितना प्रिय है ना, उतना दुनिया में कोई वस्तु प्रिय नहीं है। तुम्हारा नाम चाहे जो भी हो, मेरा नाम चाहे विजय दास है, कोई मुझे विजय दास करके पुकारेगा, जो भी नाम विजय बापू करके बोलेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो, भगवान को भी उनको नाम से बुलाओ ना तो उनको अच्छा लगता है। वो कहा है ना कि राम ते बड़ा राम का नाम। गुरु नानक ने फरमाया, राम ते बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। अंत में ये परिणाम निकला, उसको उसका नाम जितना प्रिय है, राम से भी बड़ा राम का नाम है। तो व्यक्तित्व जो है, तुम यदि तुम्हारे हो तो तुम्हारे से भी बड़ा तुम्हारा नाम है, जो तुम सुनते हो, तुम्हारा जो भी नाम हो, जो भी तुम सुन रहे हो, तो तुम्हारा नाम, अरे देखो, हमारे यहाँ तो चैंटिंग की बात है ना, कि भाई ये कलयुग में तो नाम आधार है, नाम के आधार से तुम तैर जाते हो, भगवान का नाम तुम जप करो तो तुम तैर जाते हो। देखो, नाम का महिमा इतना बड़ा है कि तुम्हारा नाम लो ना, चाहे तुम सी हो या ही हो, तुम लेडीज हो या तो तुम पुरुष हो या तुम बच्चे हो, कोई भी हो, तुम्हारा नाम जपो ना। बिल्कुल मैं
मैं बिल्कुल विश्वास, ये जो विश्वास वर्ड है, ये पंचवटी मेरी ये जो भूमिका है साधना स्थली, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ बोलता हूँ कि तुम्हारा नाम जपो ना, तो अभी तुम भवसागर से तर जाओगे। तुम्हारे अपने आप को पहचान लोगे। इतना पावर होता है नाम में। तो डेल कार्नेगी साहब ने ये पहचाना। वो बोले कि तुम दूसरों को यदि कन्विंस करना चाहते हो, तुम्हारे फ्रेंड को, तो उनका नाम लेकर उनको बुलाओ। हे भरत भाई, हे प्रतिमा जी, हे, तो उसका नाम लो ना। तो वो नाम उनको बहुत प्रिय है। तो तुम दूसरों का नाम लेकर तुम उनको संबोधन करके बुलाओगे तो उनको बहुत ही प्रिय लगेगा। तो तुम उसका दिल जीत सकोगे दूसरों का। ये डेन कार्नेगी साहब ने बताया। वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो फर्स्ट बुक में इसको इसलिए मैंने रखा है कि मैंने ये जो सेल्फ हेल्प की जर्नी है ना, उसमें ये बुक मैंने लोक व्यवहार की गुजराती में करीब करीब पढ़ी थी, और वर्षों बाद 35 बरस बाद मैंने वो इंग्लिश में, अभी मैंने वो मेरी लाइब्रेरी में बसा दी है, और उसको मैंने पढ़ा एक बार। लेकिन अभी संतोष नहीं हुआ, मैं उसको बार बार पढ़ूँगा। अभी इस साल जो 2023 की साल चल रही है, तो मैं अब आगे ये बुक पढ़ने का सोच रहा हूँ, पढ़ूँगा। और दूसरी जो बुक है जो मुझे बहुत ही फ़ायदा कर गई है और मेरे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, वो है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। वो 1937 में ये बुक लिखी गई थी, और ये इतनी पावरफुल बुक है कि दुनिया भर के जो रीडर है, दुनिया भर के जो लीडर है, उन्होंने एक आवाज़ से और एक मन से उनको समर्थन दिया है कि तुम दूसरी बुक एक बार पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये थिंक एंड ग्रो रिच तो पढ़ो ही पढ़ो। यदि तुम सीरियस हो, तुम्हारे जीवन में तुम्हें सक्सेस पाना है, तुम्हें रीच होना है, रीच तुम्हारे पैसों के बाबत में तो रीच है ही, लेकिन विचारों के बाबत में रीच, संबंधों में रीच हो जाओ। रीच तो हेल्थ होता है ना हमारी, ये भी हमारा रीचनेस है। तुम यदि हेल्थी बनो, वेल्थी बनो, वाइज बनो, तो वो भी रीच है, रीच होना है। रीच केवल पैसे के बारे में नहीं, सब जीवन के सभी पहलू में तुम फुलफिल हो जाओ, तो उसको रिचनेस कहते हैं। तो ये बताती है ये बुक। और डेल कार्नेगी साहब ने 20 बरस तक संशोधन किया। जैसे मैंने 3 महीने तक ये मैंने वीडियो बंद कर दिए मेरे, और अगला जो मेरा 3 महीने पहला का वीडियो था कि भाई तुम पढ़ो, रीड रीड एंड रीड, पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे आगे। और पढ़ना क्या है, तो कौन कौन सी बुक पढ़े, उसके बारे में मैंने 3 महीने तब चिंतन किया। तब मैंने ये सार निकाल के 10 बुक का लिस्ट मैंने बनाया है कि ये 10 बुक तुम बार बार पढ़ोगे, तुम बार बार पढ़ोगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुमको सक्सेस होने के लिए रोक सके। ये सक्सेस होने की गारंटी है। तो ये दूसरी बुक जो मैंने रखी है, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल साहब की। 20 बरस के उन्होंने दुनिया, अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन, सक्सेस दूसरे हर एक क्षेत्र में जो सक्सेस पाए उस वक़्त के, तो उन्हीं का उन्होंने इंटरव्यू लिया। सक्सेस उन्होंने कैसे पाई, वो मंत्र लिए, और सबके पास से वो सीख करके उन्होंने 13 प्रिंसिपल्स दिए हैं। वो 13 प्रिंसिपल उन्होंने ये थिंक एंड ग्रो रिच में बताए हैं। और ये तो मदर है सेल्फ हेल्प बुक की। तो मैं स्ट्रिक्टली रेकमेंडेड करता हूँ आपको कि ये बुक पढ़ो ही पढ़ो, बार बार पढ़ो। एक बार पढ़ोगे ना, ये जो ये बुक्स मैं बता रहा हूँ ना, एक बार पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में कहीं नहीं आएगी। क्योंकि जो लेखक है ना, उन्होंने अपने जीवन में से अर्क निकाल के और कितने वर्षों की मेहनत करके
उन्होंने ये लिखा है अपना अनुभव करके, अपने जो फेलियर है उसमें से सीख करके, दूसरों से सीख करके। ये एक लेखक बुक लिखता है ना, तो उसके पीछे उसकी कितनी ऊर्जा जाती है, कितनी शक्ति अंदर लग जाती है। तो एक बार पढ़ने से ये तुम्हारे जहन में नहीं उतरेगी। एक बार, दो बार, तीन बार तो पढ़ो ही पढ़ो। तो ज़्यादा बार पढ़ो, 5-6 बार। मैंने तो कईयों को सुना है, तो वो तो बोलते 10-12, 15-12 कितनी बार बुक पढ़ते हैं, एक बुक, तब जाके उसमें से कुछ वो पा लेते हैं। और फिर भी बोलते हैं कि हमको ये पढ़ना है और उसमें से अभी हमको उसमें से बहुत सीखना है। तो मेरे तीसरी जो बुक मैं बता रहा हूँ वो है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। जॉर्ज सुमोल क्लेजॉन की है ये, और 1926 में ये लिखी गई थी। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन संस्कृति जो इराक है ना, अभी ईरान, इराक में, इराक, वो बगदाद के एरिया में, वो कितनी, वो 5000 वर्ष पहले की वो संस्कृति है। अभी तो वहाँ खंडहर हो गए हैं, लेकिन जो बेबीलोन सिटी थी वो उस समय की पूरे वर्ल्ड में रिचेस्ट सिटी थी। उस समय की बेबीलोन संस्कृति और बेबीलोन सिटी थी, शहर, वो फुल ऑफ रिचेस्ट मैन वेर देयर, ત્યાં था। तो वहाँ उसमें से भी जो रिचेस्ट मैन बेबीलोन का, वो उसकी स्टोरी बताई और कैसे वो बना, वो कैसे एक छोटे गरीब कुटुंब में से हो निकल कर वो रिचेस्ट मैन बना बेबीलोन का, वो बताया है। तो जॉर्ज सुमोल क्लेजॉन की ये बुक है। उसमें मुझे जो एक पाठ मिला है, उसमें जो मिलता है ना, मैंने बहुत उसमें सीखा। अभी तो मुझे उसको पढ़ना है, आगे दूसरी बार पढ़ना है। लेकिन उन्होंने उस बुक में सेविंग्स करने की बात बताई कि 10% तुम जो कमाते हो 100 रुपये, उसमें से 10% बाहर निकल के तुम सेविंग करना सीखो। सेविंग इज वन टाइप ऑफ अर्निंग इन लाइफ। सेविंग, तुम कमा रहे हो, उसकी साबिती है। और तुम जब कमाते हो ना, तो जो सेविंग करते हो वही तुम्हारी कमाई बन जाती है। क्योंकि कमाने के बाद तुम यदि ईट ड्रिंक कर दोगे, घमा दोगे, खर्च कर दोगे, तो तुमने क्या कमाया? उसमें से 10% तुम सेविंग करो, और वो सेविंग करने के बाद उसको चिंतन करके कहाँ इन्वेस्ट करना है प्रोग्रेस के लिए, वो उनमें से तुम इन्वेस्ट करो। ये जो आइडिया है ना बताया, और ऐसे सेविंग करके, इन्वेस्ट करके तुम रिचेस्ट कैसे बन सकते हो, वो आइडिया उसमें बताया है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जॉर्ज समन क्लेजॉन की 1926 में ये लिखी गई। ये भी क्लासिक बुक है। मैं जो बुक बता रहा हूँ ना, ये क्लासिक बुक बता रहा हूँ, पुरानी, और आज भी ये रिलेवेंट है। उसमें से बहुत कुछ सीखते हैं लोग, आज भी सीख रहे हैं। अब चौथी बुक एज ए मैन थिंकेज, जेम्स एलन ने लिखी हुई है 1902 में। अब करीब 120-21 वर्ष हो गए। क्लासिक बुक है, और आधुनिक लिटरेचर, जो सेल्फ हेल्प बुक की ये ग्रांड फादर है जेम्स एलन। उन्होंने बहुत लगभग 19 जैसी बुक लिखी है। उसमें से ये क्लासिक एज ए मैन थिंकेज टॉप पर है। और ये बुक का जो कोर मैसेज है वो बता रहे हैं कि ये जो हमारा जो मन है ना, ये गार्डन है, बगीचा है। और ये बगीचे में यदि तुम अच्छे अच्छे पौधे नहीं लगाओगे प्लानिंग करके, और अच्छे बीज नहीं बोओगे, कोई अच्छे फूल झाड़ नहीं लगाओगे, तो वहीं पर कुदरती बेकार घास उग जाएगा जो काम का नहीं है।
तो तुम्हारे मन का ये भी एक बगीचा है और तुम माली हो, और तुम्हारे बगीचे में, तुम्हारे मन रूपी बगीचे में यदि तुम मेहनत करके अच्छे विचार नहीं बोओगे, अच्छी भावनाएं नहीं डालोगे और वो सुंदर विचार नहीं करोगे, स्पिरिचुअल विचार नहीं करोगे, धार्मिक विचार नहीं लाओगे, दूसरों की भलाई के विचार नहीं लाओगे, तो वहाँ पर बैड विचार, खराब विचार अपने आप आ जाएंगे। जैसे तुम रोड पर जाते हो तो रोड के आजू बाजू देखते हो तो खेतों में जब कोई गेहूँ होता है, कोई किसान किसानी करता है, तो वहीं पर किसानी करनी पड़ती है, अच्छे बीज बोने पड़ते हैं, खेत की जुताई करनी पड़ती है। मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फार्मर हूँ, खेडूत हूँ, तो मालूम है कि वो खेत को जोता जाता है, साफ किया जाता है, उसमें बीज बोया जाता है, पानी डाला जाता है और बाद में वो बड़ा होता है जो तो उसमें उसकी रखेवाली भी करनी पड़ती है, प्रोटेक्शन, और बाद में उसको खलिहान में लाकर वो बीज निकालते हैं, जो भी गेहूँ पकोया, जो भी चावल, तो फड़फड़ादी भी लगती है। अब तो वो बगीचा बनाते हैं तो उसमें फड़फड़ादी लगती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में तुम भी तुम्हारे ये मन रूपी बगीचे के, मन रूपी खेत के तुम माली हो। ये मैसेज जेम्स एलन ने दिया है। तो तुम जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। तो दूसरे अर्थ में ये देखो, इसका तो संदीप महेश्वरी और कितने कितने बड़े बड़े थिंकर ने, टॉनी रॉबिन्सन ने, ये सब ने ये बुक का वखान किया और वो बार बार पढ़े हैं। एज ए मैन थिंकेथ बुक को, छोटी सी बुक है, मैंने भी कई बार पढ़ी, अभी मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। तो उसमें ये मैसेज है और ये वर्ल्ड्स मोस्ट लाइफ चेंजिंग बुक है। ये कईयों का जीवन बदल दिया, क्योंकि तुमको ये की पॉइंट मालूम हो जाएगा ना मास्टर की, कि तुम्हारा मन ही, हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले से ही कहा है ना शास्त्रों में कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः, तुम्हारे बंधन और मुक्ति का कारण तुम्हारा मन ही है। तो वो मन, तुम्हारा मन है, उसी मन में तुम कैसे विचार डालते हो वो तुम्हारे हाथ में। जैसे विचार रखोगे अच्छे या बुरे, तो वैसा परिणाम तुमको मिलेगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचार से बनता है। स्वामी रामतीर्थ तो कहते थे, थॉट इज अनदर नेम ऑफ फेथ। तुम्हारा विचार ही तुम्हारा नसीब है। थॉट इज अनदर नेम ऑफ फेथ। तुम्हारा भविष्य क्या है? तुम्हारा विचार है। आज तुम जैसा विचारोगे तुम्हारा भविष्य वैसा बनेगा। तो ये लाइफ चेंजिंग बुक है, उसको तुम पढ़ो ही पढ़ो, और उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार पढ़ो, 4-5 बार पढ़ो, तब तुम्हारे समझ में आएगा कि विचार की इतनी बड़ी शक्ति है। थॉट बिकम्स अ थिंग्स, विचार ही वस्तु बनता है। पहले कहा जाता है कि गॉड, भगवान, अल्लाह, जो नाम लो, वो शक्ति को पहले विचार आया और विचार के माध्यम से उन्होंने बाद में ये सृष्टि बनाई। विचारों के बल से, विचार शक्ति से भगवान ने बनाई। तो देखो विचारों में कितनी ताकत है। तुम समझते हो, तुम्हारा जीवन का भी अनुभव है, मेरा जीवन का अनुभव है कि विचारों से हमारा जीवन बनता है। तो अब हमें हमारे बगीचे में, हमारे खेत में कौन से बीज डालने हैं, क्या हमको बोना है, और खराब जो वस्तु अपने आप उगती है ना, उसको निकाल देना है, उसका निरामन करना है। तो खराब विचार को निकाल के अच्छे विचार का बोना है और उसको हमको पालना पोसना है, उसका प्रोटेक्शन करना है। और 5वीं बुक है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, ऑगमेंडिनो साहब की 1967 में 1968 में लिखी गई बुक, ग्रेटेस्ट बुक। कईयों का जीवन बदल दिया ये बुक ने। अब ये हमको ऐसा लगता है कि ये ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, तो ये सेल्समैन के लिए है, नहीं, हर एक के लिए है। हाँ, जो सेल्समैन है, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो
या तो बाज़ार में जो सेल्समैन करते हैं, जो दुकान का माल बेचते हैं, जो भी वस्तु बेचना का धंधा करते हैं, तो उनके लिए तो है ही ये वेरी सक्सेसफुल बुक। और ये बेस्ट सेलिंग बुक है आज तक में। तो वो ये जो ऑग मेंडिनो साहब है, उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से, जर्मनी में वो बॉम्बर रहे, आर्मी में थे, वो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो वो वहाँ जर्मनी से आए तो अपने अमेरिका वापस, तो उन्होंने अपने जीवन में बताया कि मैं फेल हो गया था, मेरी पत्नी और मेरे बालक भी मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं ड्रिंकर बन गया था, लेकिन उन्होंने पावर ऑफ नेपोलियन हिल और एक बुक उनके हाथ में आ गई और वो बाद में उनका जीवन धीरे धीरे चेंज हुआ, सक्सेस हुए, सेल्समैन मैनेजर बने और ये बुक लिखी अनुभव के आधार पर। उसने अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ दूसरी बार, पहले मैंने पढ़ी थी 3-4-5 महीने पहले, अभी मैं ये दूसरी बार पढ़ रहा हूँ। अमेजिंग बुक है, अमेजिंग बुक। उसमें 10 स्क्रोल बताए हैं जीवन के, और ये हमारा जीवन भी, हम भी सेल्समैन हैं। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, तो आई एम सेलिंग माई स्पीच टू यू। ये हमको बेचना आना चाहिए ना, हमारे भाव बेचना है, हमारी स्पीच बेचनी है, हमारे वस्तु अकेली बेचने का सवाल नहीं है। तुम जीवन में पल पर बिक जा रहे हो, और ये जो कलयुग का टाइम है ना, वो तो बिकने का ही टाइम है। यदि तुमको तुम्हारी जात को बेचना नहीं आएगा, वस्तु तो वस्तु तुम्हारी अपने आप को, तो तुम फेल हो जाओगे। और उसके लिए 10 स्क्रोल बताए हैं, तो वो 10 स्क्रोल हर एक सेल्समैन को, हर एक जीवन में, और हर एक व्यक्ति को, हर एक क्षेत्र के वाले व्यक्ति को ये काम क्या है, काम आने वाले हैं। 10 स्क्रोल है, 10 जीवन उपयोगी लेसन्स है। तो उसको जीवन मंत्र भी हम बना सकते हैं, हमारे जीवन का सूत्र। अभी मैं उसके पर बहुत चिंतन कर रहा हूँ, ये 10 स्क्रोल पर, करीब करीब 4-5 महीने से। और अभी रिसेंटली में वो बुक आज मैंने दूसरी बार हाथ में ली है और आगे पढ़ूंगा। और 6 बुक है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, वंडरफुल बुक, वंडरफुल बुक। रिच बनने का विज्ञान। अब देखो, मैं इसका एक ताल लगाता हूँ, उसमें वो उनका प्रीवियस प्रस्तावना दी ना, ये वॉलेस डी वॉल्टेस ने लिखी है 1910 में, क्लासिक बुक है ये भी। एज ए मैन थिंक के जैसे 1902 में लिखी गई थी, उसके बाद 5-6 बरस के बाद 1910 में ये वॉलेस डी वॉल्टेस साहब ने ये बुक लिखी है, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, विज्ञान रिच बनने का। कैसे तुम रिच बनोगे, और रिच क्यों बनना चाहिए, और रिच बनने का, धनवान बनने का, रिच बनने का फंडामेंटल राइट है तुम्हारा। और रिच जब तुम नहीं बनते हो तो तुम कुदरत के भी गुनहगार हो, परमात्मा के, कुटुंब के गुनहगार हो, गांव के, शहर के गुनहगार हो, समाज के गुनहगार हो, जब तुम रीच नहीं बनते हो। तो रीच बनना ही चाहिए। और रीच कैसे बनना जाता है, उसका साइंस है, वो साइंस बताया है इस वंडरफुल। ये मैं देखो, मैं इसको हर रोज पढ़ता हूँ, एक एक 2-2 चैप्टर। मैंने कई बार उसको पढ़ी है, 12-15 बार पढ़ी है ये बुक। तो ये W.D. वॉल्टर साहब ने, उन्होंने एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का दर्शन दिया है उसमें। और ये जो साइंस ऑफ गेटिंग रिच है ना, उससे प्रेरित होकर ही बाद में जाकर थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल साहब ने 1937 में लिखी, ऐसा कहा जाता है।
और आगे चल के जो सीक्रेट बुक है, जो 1906 में 7 में रोंडा बायोन ने लिखी थी, द सीक्रेट बुक, उसको प्रेरणा मिली थी इसी बुक से। और रोंडा बायोन ने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया दुनिया को, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये साइंस ऑफ गेटिंग रिच में नहीं लिखा है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ यूनिवर्स बताया है। तो रोंडा बायोन ने जो सीक्रेट बुक लिखी है ना, वो सीक्रेट बुक में कई वस्तु मिसिंग है जो ये साइंस ऑफ गेटिंग रिच में है। मेरी दृष्टि में ये रिच बनने की ये परफेक्ट बुक है। और उसकी प्रस्तावना में, प्रीफेस में ये बताया है वाटर्स साहब ने कि ये जो गेटिंग रिच है उसके पीछे फिलोसॉफी जो है ना, वो मूल सनातन धर्म हिंदुइज्म है, उसमें से उन्होंने ये प्रेरणा ली, ऐसा उन्होंने प्रस्तावना में लिखा है। तब मेरी आंखें खुल गई कि ये कैसी बात है। और वो W.D. वाटर्स साहब ने बताया कि साइंस ऑफ गेटिंग रिच की जो प्रेरणा मिलती है वो आखिर तो हिंदुइज्म से मिलती है। और उन्होंने 110 साल के पहले, अभी से देखो 2023 चल रहा है, तो 1910 में बताया था कि ये दुनिया में जो पश्चिमी संस्कृत है, वेस्टर्न कल्चर है, वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ हुआ और एक सिविलाइजेशन दुनिया को मिला, वो सब उसके पीछे उन्होंने प्रेरणा कहाँ से ली? वो वेस्टर्न कंट्रीज ने हिंदुइज्म से। और वो कौन सा थॉट है जो मेन उन्होंने से प्रेरणा ली? तो ऑल वन फॉर ऑल यानी ऑल फॉर वन जो स्ट्रेटेजी है, वेदों में जो बताया है कि एकम सद विप्रम बहुधा बदंती, एक ही सत्य को लोग दूसरी तरह से बोलते हैं और समझते हैं। और जो ये वन ट्रूथ है, वननेस जो है, डिवाइन वननेस है, यूनिवर्स का सिद्धांत है कि एक ही वस्तु से ये सब बना है। दुनिया में सब, ये पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड, मैं तुम, ये सब दुनिया में, ये मटेरियल वर्ल्ड, ये साइंटिफिकल वर्ल्ड, ये जो स्पिरिचुअल, सब 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 तुम जितना सोच सको ने, उसके पीछे का एक मेन वस्तु है, वो है वननेस, डिवाइन वननेस, जिसको सुप्रीम ट्रूथ बोलते हैं, जिसको परम सत्य बोलते हैं, जिसका चिंतन वेदों में और उपनिषद में ऋषि मुनियों ने बताया है। उसके बेजू पर ये वेस्टर्न संस्कृति, अभी जो अमेरिका, यूरोप कंट्रीज, ये सब, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जो जितना प्रोग्रेस किया है ये 300 बरस में, तो ये W. वाटर्स साहब बता रहे हैं कि उनके पीछे प्रेरणा द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, यूनिवर्स का जो सिद्धांत है वो उसके पीछे काम कर रहा है। वो समझा, वो लोगों ने प्रयोग किया। साइंस ऑफ गेटिंग रिच ये बुक लिखी इसीलिए लिखी कि रिच होने का विज्ञान प्रयोग में लाए ये पश्चिम वाले। पूर्व में हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने वो सिद्धांत बताया है, लेकिन प्रयोग में हम नहीं ला पा सके। ये 1012 बरस की जो हमारी ये जो गुलाम अवस्था बनी भारत में, इसलिए हम ये उसको प्रयोग में नहीं ला सके ना। ऋषि मुनि काल में तो प्रयोग था, तब तो सोने की चिड़िया भारत कहलाता था। क्यों? कि हम जानते थे हमारे पास श्री यंत्र है, हमारे प्राय वेदों में श्री सूक्त है, और श्री सूक्त श्री यंत्र की जड़ है, और श्री यंत्र में सारे रहस्य है, पूरा ब्रह्मांड का रहस्य है श्री यंत्र में, जो जगत गुरु शंकराचार्य ने अप्रूव किया कि श्री यंत्र ये है। और उसके पीछे की जो शक्ति है वो श्री सूक्त में है, वेदों में श्री सूक्त है। तो ये देखो ये कितना प्रभावित हुए हैं। और उन्होंने, छोटी बुक है, और वो उन्होंने साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक बताई है, लिखी है, जो मैं अभी उसका अभ्यास कर रहा हूँ। और 7वीं बुक जो मेरी समझ में आई है वो है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड जे स्वेट्स साहब की, 1956 में 59 में लिखी गई।
मेरे जन्म से पहले ये लिखी गई बुक्स है ये सब। ओल्ड इज गोल्ड। और उन्होंने ये बताया है कि मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगाउ मैंने जो ये बुक बताई है, एज ए मैन थिंकेथ, थिंक एंड ग्रो रिच, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, उसके पीछे मेन क्या है? थॉट है, विचार है। तो विचार ही जब सब कुछ दुनिया में परिबढ़ है, तो विचारों को तुम छोटा क्यों करते हो? जब सोचना है तो बड़ा सोचो। उसकी प्रेरणा ये बुक दे रही है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। डेविड जे क्वेड साहब, डॉक्टर, वो पीएचडी थे, लेकिन पीएचडी थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन ये बुक लिखी ना एकदम सिंपल लैंग्वेज में। मैंने एक बार पढ़ी है, मैं रेकमेंड करता हूँ आपको कि एक बार तो पढ़ो ही, लेकिन मैं उसको बारंबार पढ़ूंगा। अब इस वर्ष तो मैं ये जो लिस्ट में बता रहा हूँ ना, वो इस वर्ष में पढ़ूंगा ही, और बाद में ज़्यादा सीखने के लिए बारंबार इसको पढ़ूंगा। तो उसमें जो मेन मैसेज है ना मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का, वो है कि तुम आत्मविश्वास कैसे पैदा कर सकते हो। तुम दूसरों व्यक्ति के साथ तुम बात करो ना, मुझे ये उसमें से सीखने को मिला, तो आंखें से आंखें मिलाकर बात करो। कई लोग दूसरे से बात करते तो आंखें नीची कर देते हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारा चला जाएगा। क्यों भाई? तुमने क्या गुनाह किया है? तुम अपने आप में पूर्ण हो, तुम अपने आप में एक माई लाइफ माई रूल, वो नियम है हर एक का। तुम यदि तुम्हारी जात को पहचानते हो तो क्यों क्यों तुम तो दूसरों से बात करो ना, तो आंखें आंख मिलाकर बात करो। वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, और दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बातों करोगे तो उसके मन को तुम बांट सकोगे। उसमें जो अच्छाइयाँ है वो तुम पहचान सकोगे, और तुम्हारे में एक कॉन्फिडेंस आएगा। ये बात मुझे सीखने मिली ये बुक से। पहली बार पढ़ा था, तब से करीब करीब 1.5-2 बरस हो गए। ये कोरोना टाइम में मैंने पढ़ा था, लेकिन अब मुझे लगा कि मैं जितना पा सकूं मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में से, उतना नहीं पा सका हूं। अब मैं उसको दूसरी बार पढ़ूंगा। और 9वीं बुक है अवेकन द जायंट विद इन, टॉनी रॉबिन्स ने लिखी है 1991 में, 91 में। अब ये अवेकन द जायंट विद इन बुक का जो कोर मैसेज, मेन मैसेज है, वो बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ही एक जायंट, एक प्रचंड शक्ति है, उसको तुम जगाओ। कैसे तुम जगा सकते हो, वो बताया है। अवेकन द जायंट विद इन, तुम्हारे में वो शक्ति है। अब ये भी देखो, ये जो फिलोसॉफी है, इसके पीछे का जो परिबढ़ है, वो तो हमारे वो ऋषि मुनियों ने वैदिक काल से, उपनिषद काल से बताया है कि तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है, तुम ही वो खुद हो। वो तुम बोल सकते हो, बोलो कि हम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अवेकन द जायंट विद इन में ये बहुत, देखो, जीवन के हर एक पहलू की बात टॉनी रॉबिन्सन ने बताई है। वो मुझसे भी 2-3 साल बड़े हैं अभी, और अभी वो अमेरिका में बहुत बड़े ग्रेट स्पीकर है वो, और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की वो आग है, आग लगा देते हैं। कोई सुनता है तो उसमें एक आग पैदा कर देते हैं। और वो गरीब अवस्था में, एकदम निम्न कक्षा का जीवन उनका था, छोटे थे तब, और वो बाद में वो जिम रॉन एक ग्रेट स्पीकर हुए और सक्सेस बिजनेसमैन हुए। उनको उन्होंने सुना, उनको गुरु बनाया, और उससे प्रेरणा लेकर, जिम रॉन से प्रेरणा लेकर टॉनी रॉबिन्सन ने अपना जीवन बनाया। अभी तो सक्सेस है हर एक क्षेत्र में टॉनी रॉबिन्सन। तो ये अपने अनुभव से लिखी गई ये बुक है कि तुम्हारे में भी अवेकन जायंट विदिन है, उसको तुम अवेक करो, उसको तुम जगाओ। तुम्हारे में शक्ति है। अभी जो तुम सुन रहे हो ना, तो ये तुम बुक पढ़ो। ज़रा वॉल्यूम बड़ा है, बड़ी है, मैंने एक बार पढ़ी है, दूसरी बार पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन मैं पढ़ूंगा एक
उसको आगे 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करूँगा। देखो ये बुक पढ़ते हो ना, सेल्फ हेल्प बुक, ये सब बुक, तो जो लेखक है तो वो उनके तुम संपर्क में आ जाते हो। ये टोनी रॉबिन्सन साहब है ना, उनको तुमको ये अभी तुम उनका सेमिनार यदि लेना है तो अमेरिका जाना पड़ेगा, या था इंडिया में तो लगभग आए हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं। और यदि इंडिया में आए और तुम उसको सुनना चाहो तो करीब करीब 40-50 हज़ार तो टिकट का होगा ही। 1 कलाक तुम सुनोगे, उनके सेमिनार में जाओगे तो उनकी इतनी फी है, और वो एक एक सेमिनार की करोड़ों रुपया फी लेते हैं। इतनी बड़ी हस्ती है वो। तो हम कैसे सुन, हाँ यूट्यूब में तुम उनको सुनो तो सुनो, लेकिन वो इतना टच यूट्यूब में मिलता है, लेकिन हम कंफ्यूज भी होते हैं। लेकिन जब उसकी तुम बुक्स पढ़ते हो ना तो तुम उसके करीब आ जाते हो, और वो तुमको जैसे सामने बैठ कर सिखा रहे हैं। जैसे अभी मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम मुझे सुन रहे हो, तो ये जो अवेकन द जायंट विदिन बुक तुम पढ़ोगे तो तुमको लगे कोई ये मेरा ही अनुभव बता रहे हैं। रिलेशनशिप के बारे में, कैसे तुम सक्सेस होगे जीवन में दूसरों के साथ, पैसे मनी के बारे में, हर एक पहलू क्या उन्होंने विस्तार से बताया है। और आखिरी जो बुक मेरी फेवरेट बुक्स का जो ये मैंने लिस्ट बताया है ना, बनाया है, वो 10 मेरी अपनी है। और मैं चाहूँगा कि तुम ये पढ़ो और तुम्हारी भी फेवरेट बने, और तुम्हारी होगी दूसरी। तुम ये देखो, अभी ये जो सेल्फ हेल्प बुक है, जो ये मोटिवेशनल बुक्स है ना, वो बहुत बनाई है। कितनी है, हजारों में तो लगभग मेरे दर्शन में लगभग तो मैं ये कह रहा था कि सेल्फ हेल्प बुक मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में भी बहुत सी बुक है। स्पिरिचुअल बुक है, सेल्फ हेल्प बुक है, और जीवन उपयोगी हेल्थ की बुक है। लेकिन मैंने उसमें से ये लिस्ट निकाला है 10। तो कई बुक में अब बताई नहीं है इसमें, लेकिन ये जो बुक बताई है ना, तो मेरे हिसाब से ये सार है। उसमें से तुम चाहो जो जितना तुम प्रोग्रेस करना चाहो, उसको पढ़ के उसके सिद्धांत जीवन में लाने की कोशिश करके तुम पा सकते हो। तो 10वीं किताब जो है वो श्रीमद् भगवद गीता, व्यास नारायण ने लिखी। श्रीमद् महाभारत में जब युद्ध हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बोध दिया वो श्रीमद् भगवद गीता है। अब ये धार्मिक बुक अकेली नहीं है, ये स्पिरिचुअल बुक अकेली नहीं है, वो तो है, लेकिन ये सेल्फ हेल्प बुक भी है। उसमें मैंने लिया, क्यों लिया सेल्फ डेवलपमेंट में, क्योंकि ये मोटिवेशनल स्पीकर्स का जो ग्रैंड फादर है ना, वो तो भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि मोटिवेशन की किसको ज़रूर पड़ती है, मोटिवेशन की ज़रूर पड़ती है। मोटिवेशन की किसको ज़रूर पड़ती है, जो जीवन में हताश हो जाता है उसको पड़ती है। तो अर्जुन जब युद्ध के मैदान में हताश हो गया कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य, मेरे ग्रांड जो है दादा भीष्म पितामह, उसके सामने मुझे लड़ना पड़ेगा, ये जो मेरे चचेरे भाई है, कैसे मैं लड़ूंगा। तो हथियार रख कर युद्ध के बीच में बैठ गया। तो भगवान श्री कृष्ण तो सारथी था ना, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाद में जो गीता का बोध दिया, और अंदर से उसको इतना इंस्पायर किया, उतना मोटिवेट किया कि वो खड़ा होकर युद्ध किया और महाभारत का युद्ध जीत लिया। तो वो जो गीता है ना, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोले हैं कि गीता में परमो गुरु, गीता मेरी परम गुरु है, गीता मेरी परम गुरु है। तो ये जो 9वीं किताब श्रीमद् भगवद गीता 9वीं किताब है, अवेकन द जायंट विदिन 8वीं किताब है मेरे लिस्ट में।
सॉरी, क्योंकि मैं लिस्ट बनाने में बीच में मैंने एक बुक लिख ली थी, तो वो मैं नहीं बता पाया, मैं लेना नहीं चाहता हूँ इसमें। तो मैं फिर से एक लिस्ट बोल देता हूँ। हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, 1 नंबर पर डेल कार्नेगी 1936 में लिखी गई। दूसरी है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल साहब की। तीसरी बुक है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जॉर्ज क्लेजॉन की। चौथी बुक है एज ए मैन थिंकेथ, जेम्स एलन की। पांचवी बुक है ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, ऑगमेंडिनो की। छठी बुक है साइंस ऑफ गेटिंग रिच, वॉलेस डी वॉटेस की। और सातवीं बुक है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड जे स्वर्ट्ज साहब की। और आठवीं बुक है अवेकन द जायंट विद इन, टॉनी रॉबिन्स की। और 9वीं बुक है श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता को अपना गुरु मानते हैं। एक जगह पर संस्कृत में लिखा है गीता में परमो गुरु, गीता मेरी परम गुरु है। और मैंने मेरी यूट्यूब चैनल में भी, आप यदि देख पाओ तो देख लेना, अगो के वीडियो में मैंने गीता के बारे में बोला है। और बोलो तो गीता वो अकाट्य सूत्र जिसको बोलते हैं ना, अकाट्य जिसको तुम काट नहीं सकते, जो सिद्धांत यूनिवर्सल बुक है ना। और उसका महात्म्य जो बताया है ना, जो कि गीता का मेन, गीता क्या है तो सर्वशास्त्रमयी गीता बोला है। सर्वशास्त्रों का सार है गीता। उसमें केमिस्ट्री भी मिलेगी, उसमें जियोग्राफी भी मिलेगी, उसमें हिस्ट्री भी मिलेगी, उसमें साइंस भी मिलेगा, उसमें धर्म मिलेगा, अध्यात्म मिलेगा, उसमें ऑल टाइप ऑफ डेफिनेशन यू कैन फाइंड इन गीता। तो एक यूनिवर्सिटी है, महा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी है। तो वो श्रीमद् भगवद गीता, जिसको भगवान श्री कृष्ण भी अपना गुरु मानते हैं, गीता में परमो गुरु, तो वो मैंने ये लिस्ट में लिया है। तो उसको केवल धार्मिक ग्रंथ मत मानो, हिंदुओं का ग्रंथ मत मानो, ये सबके लिए है। उसमें कोई हिंदू शब्द ही नहीं है। मैं जब गीता के बारे में सोचा, मैं देखता हूँ कि ये जो 800-700 श्लोक है ना, उसमें एक जगह पर भी हिंदू शब्द नहीं है। सनातन शब्द लिखा है, सनातन धर्म। सनातन धर्म तो सबका है, सबके लिए है ना, उसमें तो कोई ज्ञाति ज्ञाति का तो कोई सवाल नहीं है। तो बहुत ही रहस्य से भरा हुआ परम रहस्य है गीता, यानी तो ये तुम पढ़ो ही पढ़ो। और 10वीं जो किताब है मैंने ली है अभी 2018 में लिखी हुई, एटॉमिक हैबिट, जेम्स क्लियर की लिखी हुई। तो वो मैंने 10वीं बुक ये ली है मेरे लिस्ट में, एटॉमिक हैबिट। अब देखो हैबिट पर तो 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, तो वो बुक लिखी है, वो है द लॉ पावर ऑफ हैबिट है, मैंने पढ़ी है वो बुक। लेकिन मैं वो क्लासिक है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, लेकिन मैंने ये मेरे लिस्ट में एटॉमिक हैबिट क्यों ली है, क्योंकि अभी ये आधुनिक 2018 में ये बुक लिखी गई है। तो मैंने ये मॉडर्न बुक अभी इसलिए ली है कि जो हैबिट्स है वो तुम्हारा जीवन बनाती है। क्योंकि जो हैबिट तुमको पड़ जाती है ना, बोलने की हैबिट, जो सुनने की हैबिट, देखने की हैबिट, तो वो हैबिट रहती है कि तुमको बाद में तो हैबिट तुम जानते हो कि कोई सिगरेट पीता है, कोई स्मोकर है, उसकी हैबिट हो जाती है, वो कोई दारू पीता है तो वो उसकी हैबिट हो जाती है, तम्बाकू खाता है तो हैबिट हो जाती है, कई कई प्रकार की हैबिट होती है। तो हैबिट तो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। लेकिन वो हैबिट का बारे में ऐसा विज्ञान है, ऐसा कहा जाता है कि हैबिट जो अच्छी हैबिट है ना, वो तुम्हारे जीवन में तुमको लानी है ना, तो तुमको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी बोला था जेम्स एलन की बुक में, जेम्स एलन ने एज ए मैन थिंकेथ में कि एक माली है,
तुम माली हो और ये जो मन है तुम्हारा वो वो बगीचा है, उसमें तुम क्या बोते हो, क्या कैसे बोते हो, वो ऐसे तुम्हारा बगीचा बनता है। तो वो खराब वस्तु जो उगती है ना ज़मीन में, वो अपने आप उगती है। तो बैड हैबिट है ना, वो बैड हैबिट तुम्हें नहीं लानी पड़ेगी, वो अपने आप आती है। खराब मित्र मिल जाएंगे, खराब लोग मिल जाएंगे, खराब वातावरण में रहोगे, तो खराब आदतें तुम्हारे में अपने आप आती है। लेकिन अच्छी आदत डालने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अच्छे विचार करने पड़ेंगे, अच्छे दोस्त बनाने पड़ेंगे, अच्छी अच्छी वस्तुओं सुननी पड़ेगी अच्छी। और तुम जब बोलोगे तो भी अच्छा अच्छा बोलोगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा। क्यों कहा? सत्यम ब्रूयात लेकिन प्रियम ब्रूयात, प्रेम से बोलो, सत्य बोलो लेकिन प्रेम से बोलो। वो सत्य भी तुम अप्रिय मत बोलो। क्यों? क्योंकि वो जो हैबिट है ना, वो डालनी पड़ेगी तुमको, अच्छी अच्छी हैबिट। उसके लिए तुमको मेहनत पड़ेगी, तुमको एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जीवन में। अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा देखना, अच्छा पढ़ना। मैं ये जो बुक बता रहा हूँ ना, ये 10 क्यों बताई, और तुम तुम्हारे हिसाब से भी वो बाद में पढ़ सकते हो। मैं उसके अलावा बहुत पढ़ता हूँ, और आगे चल के मुझे सीखना है तो पढ़ूंगा दूसरी बुक भी, लेकिन ये मैं बार बार पढ़ने वाला हूँ, और आगे चल के मैं ये बुक पढ़ने वाला हूँ। इसलिए मैं आपको ये सार बता रहा हूँ, जो दुनिया भर के फिलोसोफर, दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीकर, इन्होंने ये बताई हुई है। मेरे अकेले की बात नहीं है, मैं तो उन ये सब लोग के इंस्पायर होकर मैं ये बुक पढ़ी है मैंने, और जीवन का लाभ पा रहा हूँ, और आगे चल के भी उससे मैं लाभ लूँगा। तो एटॉमिक हैबिट क्या बता रही है? एटॉमिक हैबिट में मैंने एक बार पढ़ी, अभी मैं उसको आगे पढ़ूँगा। एटॉमिक हैबिट में छोटी छोटी आदतें होती है ना, छोटी छोटी तुम्हारे जीवन में वो इम्पैक्ट डालती है। छोटी 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 आदतें करके हर रोज़ तुम जो कई छोटे छोटी वस्तु करते हो, वो आदतें तुम्हारे जीवन को बनाती है। बड़ी तो तुम्हें दिखाई देगा ना, कि चोरी मत करो, ये मत करो, खराब वस्तुएं मत जाओ, ये तो तुमको मिलेगा ही, वो तो दिखाई देता है। लेकिन छोटी छोटी आदतें तुम्हारा जीवन बनाती है, और उसका तुम्हें आइडिया बताया है उसमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ये 10 बुक मैं चाहता हूँ कि आप उसको अपने लाइब्रेरी में बसा लेना, उसको बार बार पढ़ना, एक बार तो ज़रूर ही पढ़ना, और हैबिट बनाना पढ़ने की। ऑल द बेस्ट, लव ऑल ऑफ यू।